एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ए टू जेड IAS। आई एम डॉक्टर रिद्धि और आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर लेके आई हूँ। सो गाइस, आज हमारी क्लास 6 एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी हिस्ट्री की। कल से हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। ओके, सो जो लास्ट चैप्टर है हमारा वो बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स और बुक्स के बारे में है। सो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर से। तो पहली चीज़ जो है आज के चैप्टर की वो है द आयरन पिलर, जिसकी फोटो आप लोगों को साइड में दिखाई दे रही है। सो आयरन पिलर जो है वो मेहरौली में प्रेजेंट है, दिल्ली में। और ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इंडियन क्राफ्ट पर्सन्स के स्किल का। आयरन से बना हुआ है ये, 7.2 मीटर इसकी हाइट है और लगभग 3 टन इसका वजन है। आज से 1500 साल पहले ये बनाया गया था। अब हमें पता है, अब हमें ये डेट कैसे पता है कि ये 1500 साल पहले बनाया गया था? क्योंकि इस पिलर पे एक इंस्क्रिप्शन है जिसमें एक रूलर का नाम जो है वो लिखा हुआ है, चंद्र। और ऐसा माना जाता है कि शायद वो चंद्रगुप्त ही होंगे जिन्होंने ये आयरन पिलर बनवाया था। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज बिल्डिंग्स इन ब्रिक एंड स्टोन। तो हमने आयरन पिलर तो देख लिया, अब हम बिल्डिंग्स देखेंगे जो कि ब्रिक और स्टोन की बनाई गई थी। सो हमारे क्राफ्ट पर्सन्स का जो स्किल है वो जो बिल्डिंग्स अभी तक बची हुई है उस जमाने की, उसके थ्रू शो हो रहा है साफ साफ, जैसे कि स्तूपास वगैरह है। अब स्तूपा वर्ड का मीनिंग क्या होता है? माउंट। मतलब इस तरीके का कोई भी चीज जो होती है, ऐसे ढेर जो होता है उसको हम माउंट बोलते हैं वैसे, लेकिन स्तूपा की शेप भी कुछ इसी तरीके से होती है, इसलिए हम इसको माउंट बोलते हैं। अब जनरली इसमें होता क्या है, जो स्तूपा का सेंटर पार्ट होता है जिसका हार्ट होता है, वहां पे एक छोटा सा बॉक्स जो है वो रखा जाता है। ऐसा माना गया है कि इस छोटे से बॉक्स में जो बुद्धा और उनके फॉलोअर्स थे उनके कुछ रिमेन्स हैं, बॉडीली रिमेन्स, जैसे कि टीथ हो गए, किसी में बोन है, किसी में एशेस है, या फिर ऐसी भी चीजें हो सकती हैं इन बॉक्स में जो कि बुद्धा और उनके फॉलोअर्स ने कभी यूज की हो, जैसे कि प्रेशियस स्टोन हो गए या कॉइन्स हो गए, तो वो सब चीजें इसमें रहती। अब ये जो बॉक्स है इसको हम रेलिक कास्केट बोलते हैं। रेलिक मतलब होता है एक ऐसी चीज जो कि एक हिस्टोरिकल इंटरेस्ट की हो, जो कि पुराने जमाने से अभी तक सरवाइव कर रही हो उसको। तो इस बॉक्स को अर्थ के साथ कवर किया जाता है। यहाँ पे अर्थ का मतलब हो गया एक तरह से सॉइल या मिट्टी जो है हमारी वो। तो ये बॉक्स रख दिया, इसके ऊपर फिर हमने सॉइल बिछा दी। उसके बाद एक लेयर लगाई जाती है, या तो मड ब्रिक की या फिर बेक्ड ब्रिक की। तो इसके टॉप पे वो लेयर ऐड कर दी जाती है और उसके बाद जो डोम लाइक स्ट्रक्चर है उसको कभी कभी हम कार्व्ड स्टोन स्लैब से भी कवर कर दे। सो मैं यहाँ पे आपको ग्रेट स्तूपा दिखा रही हूँ सांची का, जो कि MP में प्रेजेंट है। तो इस तरह के स्तूपास जो है वो काफी टाइम तक बनते रहे हमारे। अब ये जो ईंट वाला जो हिस्सा है इसका, जो ब्रिक माउंट वाला स्ट्रक्चर है, वो अशोका के टाइम पे बनाया गया था। लेकिन जो रेलिंग्स और गेटवेज आपको दिखाई दे रही हैं, ये रेलिंग्स हो गई, ये बड़ा सा जो है इसका गेट हो गया, ये सब चीजें जो है बाद में जो रूलर्स आए उन्होंने ऐड की थी। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो अशोका के टाइम का है, बाकी जो भी आपको डेकोरेशन वगैरह इसमें दिखाई दे रही है वो बाद के रूलर्स ने ऐड की। क्लियर है? अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये स्कल्पचर है अमरावती का। अब स्तूपास में होता क्या था, एक पाथ होता था जिसको हम प्रदक्षिणा पाथ बोलते थे, वो स्तूपा के चारों तरफ होता था। देखो, इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ आप लोगों को। जैसे आप मंदिर जाते हो तो मंदिर में जैसे भगवान यहाँ पे रखे हुए हैं, फिर कई लोग जो हैं आसपास चक्कर काटते हैं, परिक्रमा करते हो आप भगवान की, तो वही जो पाथ होता है जिसमें आप परिक्रमा करते हो उसको प्रदक्षिणा पथ बोला गया है इसमें। तो वो पाथ जो है वो स्तूपा के आसपास भी रहता था और उसको रेलिंग्स के थ्रू सराउंड किया जाता था। अब जो एंट्रेंस होता था इस पाथ का वो गेटवेज के थ्रू होता था, बड़े बड़े गेट्स लगे हुए थे। तो डिवोटीज जो है वो स्तूपा के अराउंड घूमते थे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि इस तरीके से। ये हो गई हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि हमारी क्लॉक यहाँ से लेके फिर ऐसे चलती है, तो इस डायरेक्शन में वो घूमते थे और ये दिखाते थे कि हम भगवान के प्रति कितने डिवोटेड हैं। अब जो रेलिंग्स और गेटवेज दोनों थी हमारी, उनको स्कल्पचर के साथ डेकोरेट किया जाता था। जैसा कि अभी हमने अमरावती वाला स्कल्पचर देखा, उसी तरीके के स्कल्पचर्स के साथ गेटवेज और रेलिंग्स को डेकोरेट किया जाता था। अब जो अमरावती है वो एक ऐसी प्लेस थी जहां पे बहुत ही बड़ा स्तूपा जो है कभी एग्जिस्ट करता था, बहुत ही मैग्निफिशेंट। अब बहुत सारी स्टोन कार्विंग्स जो कि स्तूपा डेकोरेट करने के लिए यूज में ली जाती थी, वो आज से लगभग 2000 साल पहले बनाई जाती। अब बाकी बिल्डिंग्स जो हैं उनको रॉक में से हॉलो आउट किया जाता था, मतलब बड़ी बड़ी चट्टानें जो हैं उनको हॉलो करके बनाया जाता था, जिससे उनमें आर्टिफिशियल केव्स जो हैं वो बन सके। अब इनमें से कुछ को बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोरेट किया जाता था स्कल्पचर्स के साथ और पेंटेड वॉल्स के साथ। अब कुछ स्टार्टिंग के जो हमारे हिंदू टेम्पल्स हैं वो भी इसी टाइम बिल्डअप किए गए थे, और जो हमारे भगवान है जैसे विष्णु हो गए, शिव हो गए और हमारी जो देवी दुर्गा हैं,
उनको इन श्राइन्स में, इन जगहों पे वर्शिप किया जाने लगा, पूजा जाने लगा। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता था टेम्पल का, वो एक कमरा होता था जिसको गर्भगृह बोला जाता था, जहां पे जो मेन भगवान है उसे प्लेस किया जाता था। कैसे समझोगे इसको? जैसे सपोज करो आप किसी भी मंदिर में जा रहे हो, वो मल्टी भगवान वाला मंदिर है, मतलब कि वहां पे शिव जी भी हैं, वहां पे हनुमान जी भी हैं, वहां पे दुर्गा माता भी है, वहां पे राम जी भी हैं, तो ये सब हैं। लेकिन जो मेन भगवान होगा उसे गर्भगृह में रखा जाएगा। जैसे सपोज करो वो हनुमान जी का मंदिर है, तो हनुमान जी को मेन पोजीशन दी जाएगी और उनके आसपास जो है वो बाकी बाद में भगवान लगा दिए जाएंगे, लेकिन मेन भगवान हनुमान जी होंगे, तो उन्हें गर्भगृह में रखा जाता। नाउ इट वॉज हेयर दैट प्रीस्ट परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल्स एंड डिवोटीज ऑफर्ड वर्शिप टू दी डीटी। तो ये ऐसी जगह थी गर्भगृह जहाँ पे जो प्रीस्ट हैं, जो पुजारी हैं, वो रिलीजियस रिचुअल्स परफॉर्म करते थे और जो भी भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो भगवान को चढ़ावा चढ़ाते थे, उनकी पूजा करते। अब एक जगह है हमारी भीतर गांव, तो उसकी तरह एक टावर जिसको हम शिखर बोलते हैं, वो गर्भगृह के ऊपर बनाया जाता था, जिससे इस सेक्रेड प्लेस को मार्क किया जा सके कि हाँ यहाँ पे गर्भगृह है। अभी भी आप देखते हो जो हमारे टेम्पल्स होते हैं उनमें ऐसे डोम होता है और फिर बीच में जो है वो इस तरह का शिखर रहता है। ये चीज जो है वो बनाई जाती थी उस समय में। नाउ बिल्डिंग शिखर्स रिक्वायर्ड केयरफुल प्लानिंग। अब ऑब्वियसली शिखर को हमें बिल्ड करना है तो एकदम अच्छी तरीके से प्लान करके बिल्ड करना होगा कि वो बिल्कुल गर्भगृह के ऊपर ही आए और कहीं नहीं। अब मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स जो होते थे उनमें कुछ स्पेस भी होता था जिसको हम मंडपा बोलते थे। हॉल्स होते थे, पिलर्ड हॉल्स होते थे बड़े बड़े, यहाँ पे लोग जो हैं वो एक साथ असेंबल होके और भगवान की पूजा कर सकते। क्लियर है? अब आपको भीतर गांव का एक पुराना टेम्पल दिखाती हूँ। ये देखो, ये हमारे भीतर गांव का एक पुराना टेम्पल जो कि यूपी में प्रेजेंट है। ये आज से लगभग 1500 साल पहले बनवाया गया था और ये बेक्ड ब्रिक और स्टोन का बनाया हुआ है। दूसरी तरफ जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये मोनोलिथिक टेम्पल्स हैं महाबलीपुरम के। मोनोलिथिक मतलब क्या हो गया? सिंगल स्टोन, यानी कि ये एक ही स्टोन से पूरा टेम्पल जो है वो कार्व किया गया। इतने बड़े बड़े स्टोन्स होते थे जिनको हम मोनोलिथ्स बोलते थे, तो उनसे ये एक टेम्पल जो है, यानी कि जैसे सपोज करो ये वाला टेम्पल हम ले ले, तो ये पूरा एक बड़ा पत्थर था, उससे इसको कार्व आउट किया गया है। ऐसे इसको ले लो तो यहाँ पे इतना बड़ा पत्थर था, उससे ये एक पूरा टेम्पल कार्व आउट किया गया। तो ये मोनोलिथिक टेम्पल्स हैं। अब जो हमारे नॉर्मल ईंट वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे आप लोगों के घर ही समझ लो, तो उनको हम कैसे बिल्ड करते हैं? हम ब्रिक्स की लेयर जो है उसे नीचे से लेकर ऊपर तक ऐड करते जाते हैं। लेकिन इस केस में जो स्टोन कटर्स हैं उन्हें ऊपर से लेके नीचे इस तरीके से काम करना होता था, मतलब पहले ऊपर का बनाते थे वो और फिर नीचे का बनाते। क्लियर है? इसके अलावा जो ये पिक्चर दिखाई दे रही है आपको, ये दुर्गा टेम्पल है जो कि एहोल में प्रेजेंट है और ये आज से लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। तो जो हमारा महाबलीपुरम और एहोल है उनमें बहुत ही फाइनेस्ट स्टोन टेम्पल्स जो हैं वो बनवाए गए हैं। जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है, ये भी बहुत ही अच्छा टेम्पल है। क्लियर है? अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे कि ये बनाते कैसे थे हम, टेम्पल्स हो चाहे स्तूपास हो, इनको बनाया कैसे जाता था। अब इनको बनाने के लिए भी प्लानिंग करनी पड़ती थी। कुछ स्टेजेस होती थी जिसके थ्रू एक स्तूपा या टेम्पल बनाया जाता था। यूजुअली जो राजा या महारानियां जो होती थी वही इनको बनाते थे, क्योंकि ये काफी महंगा काम होता था। तो ऑब्वियसली जो आम जनता है वो तो इतना महंगे काम का पैसा कहाँ से देगी, तो किंग्स और क्वींस ही बनवाते। अब वो स्टेप्स क्या होते थे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता था, एक अच्छी क्वालिटी का स्टोन जो है वो फाउंड किया जाता था, उसे ढूंढा जाता था, उसको जो है जो भी इम्प्योरिटीज है उनसे मुक्त किया जाता था और फिर जिस जगह पे हमें टेम्पल या स्तूपा बनाना है उस जगह पे उस स्टोन को भेजा जाता। तो यहाँ पे जो रफ ब्लॉक्स थे स्टोन के, इनकी शेपिंग होती थी और इनको पिलर्स और पैनल्स में कार्व किया जाता था, वॉल्स, फ्लोर्स और सीलिंग्स यानी कि छतों के। उसके बाद क्या किया जाता था, इनको सही पोजीशन में रखा जाता था एकदम प्रिसाइज तरीके से, मतलब कि कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अब होता क्या था, जो किंग्स और क्वींस होते थे वो अपनी ट्रेजरी से, जो खजाना होता है उससे इस मनी स्पेंड करते थे इन सब चीज़ों के लिए, टेम्पल्स बनवाने के लिए, स्तूपास बनाने के लिए, और जो क्राफ्ट पर्सन्स इनको बना रहे हैं ऑब्वियसली उनको पे करने के लिए। इसके अलावा जब डिवोटीज टेम्पल आते थे, स्तूपा आते थे, तो वो खुद भी अपने साथ गिफ्ट्स लाते थे जो कि बिल्डिंग्स को डेकोरेट करने के काम में आती। जैसे कि आप लोग आजकल अगर टेम्पल जाते हो तो वहाँ पे दान पात्र रखा रहता है, तो आपकी जितनी भी श्रद्धा हो आप उसमें डाल सकते हो, 5 रुपए 10 रुपए, कुछ भी नहीं है तो आप मत डालो। तो ऐसे ही उस समय के लोग थे, उस समय के लोग कुछ अलग थे, वो लोग गिफ्ट्स लेके आते थे जिससे बिल्डिंग्स डेकोरेट की जाती थी, स्तूपास डेकोरेट किए जाते। अब जैसे जो हमारा सांची स्तूपा है, वहाँ पे जो आइवरी वर्कर्स हैं उन्होंने उसके गेटवे को सजाया था, तो इसीलिए उनको
उस चीज के लिए पैसे दिए गए थे। बाकी जो लोग जिनको डेकोरेशन के लिए पे आउट किया जाता था वो थे मर्चेंट्स, फार्मर्स, गार्लैंड मेकर्स जो कि मालाएं बनाते थे, परफ्यूमर्स, स्मिथ, और भी बहुत सारे मैन और वुमेन जिनको हम सिर्फ नाम से जानते हैं क्योंकि उनके नाम पिलर, रेलिंग्स या वॉल्स पे इंस्क्राइब्ड है। जिन्होंने भी डेकोरेशन में पार्ट लिया है एक बिल्डिंग की, उनका नाम इंस्क्रिप्शन में हमें देखने को मिल जाता। क्लियर है? अब एक जैन मोनेस्ट्री दिखा रही हूँ आपको जो कि ओडिशा की है। ये 2 स्टोरी की बिल्डिंग है, ये नीचे वाला फ्लोर है इसका और ये ऊपर वाला फ्लोर है। तो इसको रॉक सरफेस से कार्व आउट किया गया है। ये देखो, ये इनकी एंट्रेंस होती थी और इस मोनेस्ट्री में करते क्या थे, जो जैन मॉन्क्स होते थे वो यहाँ पे रहते थे और मेडिटेशन करते। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर, ये एक नेशनल म्यूजियम जो है हमारी दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, वहां पे ये स्कल्पचर हमें मिला है। तो ये वहां का स्कल्पचर। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो है पेंटिंग का। तो हमने स्कल्पचर्स तो देख लिए, अब आते हैं सीधे पेंटिंग पे। अब आपने कई बार ये नाम तो सुना ही होगा कि अजंता एलोरा की गुफाएं होती हैं। सो अजंता एक ऐसी प्लेस थी जहां पे बहुत सारी गुफाएं जो हैं वो हमें देखने को मिली और उनको हॉलो आउट किया गया था। ऑब्वियसली जो बड़े बड़े पहाड़ थे उनमें से वो केव्स बनाई गई थी, यानी कि वो नेचुरल केव्स थी। अब इनमें से ज्यादातर जो है वो मोनेस्ट्रीज की तरह काम में ली गई बुद्धिस्ट मॉन्क्स के द्वारा, और कुछ को तो बहुत ही अच्छी तरीके से पेंटिंग्स के थ्रू डेकोरेट भी किया गया था। अब जो केव्स होती है हमारी, वो अंदर से डार्क होती थी क्योंकि उस समय लाइट तो थी नहीं, इसलिए इनमें से ज्यादातर पेंटिंग्स जो हैं वो टॉर्च की लाइट में की जाती थी। अब जो कलर्स हैं वो अभी भी, मतलब 1500 साल बाद भी आपको क्लियर दिखते हैं कि कौन सा कलर क्या है। मतलब इतने अच्छे कलर्स किए गए थे। और कलर उस समय कैसे बनाए जाते थे, अलग अलग प्लांट्स, मिनरल्स को यूज करके। जैसे कोई प्लांट आ गया, हमने उसकी जो लीफ है उसका रस निकाल दिया तो वो ग्रीन कलर बन गया, इस तरीके से। अब मैं आपको पेंटिंग्स दिखा रही हूँ जो कि अजंता में हमारे प्रेजेंट है। तो ये 2 तरीके की पेंटिंग्स है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, जो कि हमें अजंता केव्स में देखने को मिली। तो देखो कितनी सुंदर पेंटिंग्स हैं। अभी इसमें तो ब्लैक एंड व्हाइट है, बट जो इनकी बारीकी है वो देखो कितनी प्यारी पेंटिंग्स की गई हैं। ये फ्लावर की शेप है, यहाँ पे इस तरीके की शेप है। तो अलग अलग कलर्स के थ्रू बनाई जाती है। क्लियर है? अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है बुक्स के बारे में। सो सम ऑफ द बेस्ट नोन एपिक्स वर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो जो बेस्ट नोन एपिक्स है हमारे, वो इसी टाइम पे लिखे गए थे। एपिक्स क्या होते हैं? बहुत बड़े बड़े लॉन्ग कॉम्पोजिशंस होते हैं, बहुत ही बहादुर मैन और विमेन के बारे में, और इसमें भगवानों के बारे में भी स्टोरीज इंक्लूडेड रहती। जैसे कि एक फेमस तमिल एपिक है सिल्लापद्दिकरम। इसको एक पोएट थे इलांगो, उन्होंने कंपोज किया था आज से लगभग 1800 साल पहले। तो ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं, सिल्लापद्दिकरम, और इसको कंपोज जिसने किया था इलांगो, उनका। अब इसमें स्टोरी बता रखी है एक मर्चेंट की जिसका नाम था कोवलन, जो कि पुहार में रहते थे। पुहार मैंने आप लोगों को बताया था हम किसको बोलते थे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि पुहार जो है उसका दूसरा नाम क्या है। सो वो पुहार में रहते थे और एक कोटिसन थी माधवी, वो उनके प्यार में पड़ गए और अपनी वाइफ जो थी उनकी कन्नागी, उनको उन्होंने नेग्लेक्ट करना चालू कर दिया। बाद में जो कोवलन थे और कन्नागी थे, यानी कि उनकी वाइफ और वो, उन्होंने पुहार छोड़ दिया और वो मदुरई चले गए, जहां उन पे चोरी का गलत इल्जाम लगाया गया। और वो गलत इल्जाम किसने लगाया? पांड्या किंग के कोर्ट ज्वेलर थे, यानी कि उनके दरबार के जो जौहरी थे, उन्होंने। सो अब किंग ने क्या करा? ऑब्वियसली अपने जौहरी की बात मान के उन्होंने जो कोवलन थे उनको डेथ सेंटेंस सुना दिया, मृत्यु दंड दे दिया। तो जो कन्नागी थी वो इतना ज्यादा गुस्से और गम से भर गई ऐसा इंजस्टिस देखते हुए कि उन्होंने जो पूरी सिटी थी मदुरई की उसे ही डिस्ट्रॉय कर। तो ये कहानी इसमें लिखी हुई। दूसरा जो हमारा तमिल एपिक है वो है मनी मेकलाई का। इसे सत्तानार ने कंपोज किया था आज से लगभग 1400 साल पहले। इसमें कोवलन और माधवी की डॉटर, यानी कि उनकी बेटी की स्टोरी बताई गई। तो ये जो ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन जितने भी लिखे गए, चाहे मनी मेकलाई हो गया, चाहे सिल्लापद्दिकरम हो गया, ये स्कॉलर्स को बहुत टाइम तक नहीं मिले थे, जब तक कि उनकी मैन्युस्क्रिप्ट्स को डिस्कवर नहीं किया गया। आज से लगभग 100-200 साल पहले इनकी मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली और जब हमें ये एपिक्स जो है वो समझ में आने लगे। बाकी और भी राइटर्स थे हमारे, जैसे कालिदास, जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, उन्होंने भी संस्कृत में लिखना चालू कर दिया। क्लियर है? अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है अबाउट द रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ ओल्ड स्टोरीज। Now, a number of Hindu religious stories that were in circulation earlier were written down around the same time. तो बहुत सारी हिंदू रिलीजियस स्टोरीज जिनके बारे में हमने सिर्फ सुना था, वो अब लिखी जाने लगी थी। अब इनमें से पुराण भी इंक्लूडेड थे। वैसे पुराण का मतलब क्या होता है? पुराना हो गया ये, इसका मतलब ओल्ड। लिटरल अगर हम मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है ओल्ड, यानी कि पुराना। तो जो पुराणास थे हमारे, या जो पुराण थे जिनको आज हम ऐसे बोलते हैं, उनमें स्टोरीज थी गॉड्स और गॉडेसेस के बारे में, जैसे विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती, इन सब के बारे में स्टोरीज लिखी हुई हैं। इसके अलावा इन पुराण्स में ये डिटेल्स भी थी
कि किस तरीके से इन भगवानों की पूजा करनी चाहिए हमें, और इनमें जो हमारा पूरा विश्व है वो कैसे बना, क्रिएट कैसे हुआ, और जो किंग्स थे वो कौन कौन थे, उनके बारे में भी डिटेल्ड अकाउंट्स हैं पुराण्स में। अब जो पुराण्स हैं उन्हें सिंपल संस्कृत वर्स में लिखा जाता था। वर्स क्या होती है? एक पोयम टाइप होती है, मतलब नॉर्मल जैसे पैराग्राफ वगैरह है वो नहीं होता, वर्स एक पोयम टाइप होता है, तो उसमें लिखा जाता था और हर कोई उसको सुन सकता था, इंक्लूडिंग विमेन एंड शूद्रास। जैसा कि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि विमेन और शूद्रास को मना कर रखा था कि वो वेद नहीं पढ़ सकते, लेकिन पुराण जो है वो सबके लिए ओपन थे, उन्हें विमेन और शूद्रास भी पढ़ सकते। अब ये जो पुराण्स हैं, ऐसा माना गया कि जो पंडित होते थे वो इनको रिसाइट करते थे, बोल बोल के सुनाते थे, और लोग जो हैं वो सुनने भी आते थे। अब जो दो संस्कृत एपिक्स हैं, महाभारत और रामायण, वो बहुत लंबे समय तक पॉपुलर रहे। आप लोगों ने इनकी स्टोरीज तो सुनी होगी, इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करूंगी। महाभारत तो हमें पता ही है कि कौरवास और पांडवास जो कि कजन्स थे, उनके बीच में लड़ाई हुई थी, उसको हम बोलते हैं महाभारत। और रामायण जो है वो राम भगवान के बारे में है, कैसे वो वनवास गए और ये सब चीज, तो वो मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ, वो हम सबको पता है कि क्या हुआ। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। अब कई ऐसी स्टोरीज भी थी जो कि ऑर्डिनरी लोग सुनाते थे। सो ऑर्डिनरी लोग जो है वो कहानियों के साथ साथ पोएम्स और सॉन्ग्स भी कंपोज करते थे, गाते भी थे, नाचते भी थे, और प्लेस जो हैं वो भी परफॉर्म करते थे। इनमें से कुछ जो हैं वो स्टोरीज के कलेक्शन की तरह प्रिजर्व है, जैसे हमारी जातक टेल्स हैं या पंचतंत्र, ये सब आपने बचपन में पढ़ी होंगी, तो ये सब जो है उसी समय पे लिखी गई। अब जो जातकास या जातक टेल्स से जो स्टोरी है वो हमें कई बार जो स्तूपास की रेलिंग्स है वहां पे भी देखने को मिली है, और जो प्लेसेस हैं जैसे हमारी अजंता जैसी जगह है उनमें जो पेंटिंग्स हैं उसमें भी ये जातकास की स्टोरी हमें देखने को मिली। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज राइटिंग बुक्स ऑन साइंस। तो उस समय साइंस पे बुक्स लिखनी भी चालू कर दी गई थी। तो ऐसा समय था जब आर्यभट्ट, जो कि एक मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने संस्कृत में एक बुक लिखी जिसका नाम था आर्यभट्टियम। तो उन्होंने ये बताया अपनी बुक में कि जो दिन और रात होते हैं वो अर्थ की रोटेशन की वजह से होते हैं। हालांकि हमें लगता ऐसा है कि हर रोज जो है वो सूरज उग रहा है और सूरज डूब रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने वो उसी समय बता दिया कि सूरज अपनी पोजीशन पे रहता है, बस जो अर्थ है वो घूमती है, इसलिए हमें लगता है कि सूरज उग गया या सूरज डूब गया। इसके अलावा ही ऑल्सो डेवलप्ड अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर एक्लिप्सेस एज वेल। तो जो हमारे ग्रहण लगते हैं, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो चाहे वो सूर्य ग्रहण हो, उसके लिए भी उन्होंने साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन डेवलप किए थे। He also found a way of calculating the circumference of a circle which is nearly as accurate as the formula we use today. So उन्होंने सर्कल की सर्कमफ्रेंस को कैलकुलेट करने का मेथड भी ढूंढ लिया था, जो कि ऑलमोस्ट आज वाले मेथड जितना ही एक्यूरेट। जब भी तो आर्यभट्ट का नाम है, ऑब्वियसली ही वाज अ ब्रिलियंट मैथमेटिशियन। क्लियर है? अब आते हैं हमारे क्विक फैक्ट पे, जो कि जीरो के बारे में है। तो आपने सुना ही होगा कि जीरो जो है वो भारत की देन है, तो बिल्कुल सही सुना है। अब जो न्यूमरल्स हैं वो पहले यूज किए जाते थे, लेकिन मैथमेटिशियंस जो थे इंडिया के, उन्होंने एक स्पेशल सिंबल जो है वो यूज किया था जीरो के लिए। अब ये जो सिस्टम था काउंटिंग का, वो अरब्स ने भी अडॉप्ट किया था और बाद में ये यूरोप में भी स्प्रेड होता गया, और ये आज भी यूज होता है। सपोज करो आप लोगों के पास 10 लाख रुपए हैं, तो अगर जीरो ही नहीं होगा तो सिर्फ 1 रुपया बच जाएगा, इसीलिए जीरो की भी कीमत बहुत ज्यादा। अब आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, जो कि है एल्सवेयर। सो एल्सवेयर में आज हम पेपर के बारे में बात करेंगे। तो हमें पता है कि पेपर जो है वो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हम कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, कोई लिस्ट बना रहे हैं, तो हमें पेपर की जरूरत पड़ती है। अब पेपर जो है वो आज से लगभग 1900 साल पहले चाइना में इन्वेंट हुआ था, और इसको इन्वेंट किसने किया था? एक आदमी था वहां पे, काइलन, उन्होंने इसको इन्वेंट किया था। उन्होंने किया क्या था? प्लांट के जो फाइबर्स हैं, क्लोथ हैं, रोप हैं, और जो ट्रीज की बार्क यानी कि छाल जो है, उसको बीट किया, जैसे हम कपड़ों को कूटते हैं उसी तरीके से कूटा उनको। उसके बाद इनको वाटर में सोक किया, भिगो दिया, और फिर इनको प्रेस किया, ड्रेन किया, और जो पल्प निकला उसको ड्राई करके पेपर जो है वो क्रिएट। आज भी हैंडमेड पेपर जो है वो इसी तरीके से बनाया जाता है, जैसा कि उस समय काइलन ने बनाया था। अब जो टेक्निक है पेपर बनाने की, वो बहुत सालों तक चाइना ने छुपा के रखी। आज से लगभग 1400 साल पहले ये टेक्निक कोरिया में पहुंची, और उसके बाद जल्दी ही ये जापान में भी पहुंच गई। बगदाद में आज से लगभग 1800 साल पहले लोगों को पता था कि पेपर कैसे बनाया जाता है, और बगदाद के थ्रू यूरोप, अफ्रीका और जो बाकी पार्ट्स हैं एशिया के, इंक्लूडिंग इंडिया, वहां पे भी ये धीरे धीरे पहुंचने लगे।
क्लियर है? सो ये था हमारा आज का लेक्चर और इसी के साथ हमारी क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी जो है वो खत्म हो गई है। मैं होप करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके अलावा इस चैप्टर की पीडीएफ जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। ओके सो गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, यूजफुल लगा, तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, जिससे आगे भी आपको इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते हैं। ओके सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।